क्रॉनिंग पेनिंग मॉडल। क्रॉनिंग पेनिंग मॉडल से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या था। क्रॉनिंग पेनिंग मॉडल से पहले जो है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल था, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास पोटेंशियल जो होता था वो क्या होता था, इनसाइड मेटल जो क्रिस्टल सॉलिड होता था उसमें कांस्टेंट होता था। फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल आया, जिसमें कहा गया कि पोटेंशियल जो है वो वेरी करेगा क्रिस्टल लेटिस में। तो वो हम देख लेते हैं थोड़ा किस तरह वेरी करता है। लेट्स सपोज हमारे पास, हम ये ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास आयंस हैं पॉजिटिव फॉर्म में। अगर मैं इनको ड्रॉ करूं तो ये मेरे पास क्या है, आयंस। ये सारे एक जैसे हैं, अभी मुझसे सही बन नहीं रहे। आप कंसीडर करेंगे ये एक क्रिस्टल लेटिस है, उसके अंदर ये हमारे पास जो है क्या है, आयन है। यूं हमारे पास ये एटम्स आयंस पड़े हुए हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयंस। और यहाँ पे आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल हमारे पास आयन पोजीशन पे पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। और दो आयंस के बीच हमारे पास पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इस तरह होगा यहाँ पे। और फिर अगेन हमारे पास यहाँ पे कम फॉर्म में है और दोनों आयन के बीच फिर इंक्रीज है। ठीक है, तो इस तरह वेरी कर रहा है। यानी अगर मैं इनका देखूंगी तो वो कैसे वेरी करेगा, या इन दो पॉइंट्स का देखूंगी, यहाँ से आप देखेंगे कि इस तरह वेरी कर रहा होगा, फिर इस तरह वेरी कर रहा होगा। तो पोटेंशियल जो है दो आयन के बीच, यानी इस आयन और इस आयन के बीच, ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज होगा। आयन वाली पोजीशन पे पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम वैल्यू होगी उसकी। फिर अगेन यहाँ पे इंक्रीज हुआ इस डिस्टेंस पे, और यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास फिर अगेन जो है पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज। तो अगर इसे हम ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के साथ पोटेंशियल को, ठीक है, डिस्टेंस हम देख लें एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमारे पास पोटेंशियल है, तो कुछ कर्व इस तरह के बनेंगे। और उसमें आप देखेंगे कि ये आपके पास कैसे हैं, यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, ये मैक्सिमम पोजीशन है, फिर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल फिर अगेन मैक्सिमम, फिर डिक्रीज हुआ, फिर अगेन मैक्सिमम। तो इस तरह पूरे क्रिस्टल में कंटिन्यू रहेगा इंक्रीज और डिक्रीज का, यानी पोटेंशियल वेरी कर रहा है। दो आयन के बीच जो है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, आयन की पोजीशन पे उसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो यहाँ से ही जो है क्रॉनिंग ने क्या किया था, क्रॉनिंग ने इसी सिचुएशन को, जो इंक्रीज डिक्रीज की सिचुएशन है, इसको सिंप्लीफाई किया था और एक इलेक्ट्रॉन की मोशन को डिस्कस किया था। उसके जो पोटेंशियल, जो हमारे पास पीरियोडिक पोटेंशियल है, उसको कैसे किया, वन डायमेंशनल मोशन में कंसीडर किया। और जो हमारे पास ये इंक्रीज डिक्रीज वाले जो आपके पास कर पा रहे थे, इनको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिया। यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिया हुआ है पोटेंशियल को। ठीक है, एक्स एक्सिस में आपके पास सिंपल डिस्प्लेसमेंट है और वाई एक्सिस में आपके पास पोटेंशियल है। ये आपके पास पोटेंशियल वेल है, यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल बैरियर है, और ये पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अगेन जैसे हमने बनाए थे आपके पास कर्व की फॉर्म में, ये वही है, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये है कि इनकी वैल्यू जो है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम स्टेप्स लेंगे डिफरेंट, लेकिन कौन क्रिस्टल की शेप को हम किस फॉर्म में ले रहे हैं, पोटेंशियल को इनसाइड द क्रिस्टल हम ले रहे हैं शेप ऑफ रेक्टेंगुलर स्टेप्स। ठीक, और फिर उसमें हम रीजन को जो है डिस्कस करेंगे बारी बारी। जैसे अभी हम कह देते हैं कि ये रीजन हमारे पास 1 है और ये रीजन क्या होगा, हमारे पास रीजन 2 होगा। ठीक, और रीजन 1 अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने इसको बताया भी है, रीजन 1 है आपके पास जब x की पोजीशन क्या है, 0 से बड़ी है और a है। ठीक है, लेटेस्ट पॉइंट हमने a लिया हुआ है, यहाँ पे हम कह रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो रीजन 1 है। और इसमें हम देख रहे हैं कि v 0 है, यानी मिनिमम वैल्यू है पोटेंशियल की। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये नीचे लगा हुआ है, तो यहाँ पे वेल की शेप में है, तो हम कहेंगे यहाँ पोटेंशियल 0 है। ठीक है, और at the bottom of a well for this the electron is assumed to be in the vicinity of nucleus and the potential energy is taken as 0। आप ये वही पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं जब मैं आपको बताया था कि ये आप एक आयन की पोजीशन पे होते हैं, तो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू बिल्कुल डिक्रीज फॉर्म में होती है, और यहाँ पे रीजन 1 है। अगेन हम देखते हैं कि रीजन 2 क्या है, रीजन 2 जो है वो आपका ये वाला रीजन है, यानी x की वैल्यू 0 और -b के बीच होगी। जब x किस किस तरह है,
x जो है वो -b से बड़ा है और 0 से छोटा, यानी ये वाला रीजन आपके पास, इस रीजन की हम बात करें कि ये वाला रीजन 2 है आपके पास, और यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू v नॉट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर, और यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम इसे कहेंगे कि ये v नॉट है। और यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, एनर्जी ज्यूम टू बी वी नॉट होगी, पोटेंशियल एनर्जी। और इसके बाद हम इसके वेव फंक्शंस फाइंड करेंगे। एनर्जी की इक्वेशन जो होती थी हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वो हम लिखेंगे कैसे होगी, उसको सॉल्व करेंगे, और दोनों रीजन के लिए हम देखेंगे कि क्या है हमारे पास। जैसे रीजन में 1 के लिए ले रही हूँ तो मेरे पास क्या होगी, ये हो जाएगी। रीजन 1 में आपके पास यहाँ पे जो हमारे पास आता है ना इस इक्वेशन में, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में, ई माइनस वी, ठीक है। यहाँ पे वी क्या है, हमारे पास 0 है, पोटेंशियल 0 है जब हमारे पास ये रीजन है, रीजन 1 है। अभी आपको दिखाया था पोटेंशियल वैल्यू, यानी आयन पोजीशन पे आपके पास ये वाली वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे सिर्फ ई रह जाएगा। इसके बजाय जो आपके पास सेकंड रीजन है, वहाँ पे ई माइनस वी की वैल्यू रहेगी, और वी की जगह हम इंसर्ट कर देंगे वी नॉट, क्योंकि हमने वहाँ अभी फाइंड किया कि हमारे पास रीजन 2 में वी की वैल्यू क्या है, वी नॉट, मैक्सिमम पोटेंशियल है। और ये वो रीजन होता है जब दो आयन के बीच की पोजीशन होती है क्रिस्टल लेटिस में। और हम एज्यूम करते हैं जो हमारे पास अल्फा स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, वो हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास अल्फा जो है वो होगा इक्वल अल्फा स्क्वायर टू एम ई बाई एच कर स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी जो हम ये वाली टर्म ले रहे होंगे, ये वाली टर्म ले रहे हैं, इसको हम अल्फा स्क्वायर के इक्वल कर देंगे, इस टर्म को, ठीक है। और ये जो हमारी टर्म होगी इसको हम ले लेंगे बीटा स्क्वायर के इक्वल। सिंप्लीफाई करने के लिए अभी हमने अज्यूम किया है कि हमारे पास अल्फा स्क्वायर 2m e बाई एच कट स्क्वायर के इक्वल है, और बीटा स्क्वायर 2m बाई एच कट स्क्वायर e माइनस बी नॉट के इक्वल है। ये देखें, ये हमने इनको लिख लिया कि ये हमारे पास ऐसे हैं, ठीक है। और फिर हम हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएंगी, इसकी जगह अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर साई, और यहाँ पे आपके पास जो है हमने बीटा स्क्वायर को जो इज्यूम किया है वो वी नॉट माइनस ई किया है, तो यहाँ पे माइनस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस बीटा स्क्वायर साई आ गया। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। और हमें पता है पोटेंशियल पीरियोडिक है, क्योंकि वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, क्रिस्टल लेटेस्ट पॉइंट्स के साथ साथ और आयंस और आयंस के बीच की डिस्टेंस में। तो हमें पता है पोटेंशियल जो है वो पीरियोडिक है। वेव फंक्शन जो है वो लाजमी ब्लॉक फंक्शन को फॉलो करेंगे, और ब्लॉक फंक्शन में भी यही बताया गया था कि जो क्रिस्टल लेटिस हैं उसमें जो है आपके पास पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, पीरियोडिक होता है। तो उसकी वेव इक्वेशन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी साई एक्स इक्वल्स टू ई आयोटा के एक्स यू के एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। इसमें आप देखें, हम अभी वन डायमेंशन में केस डिस्कस करें तो हमने ब्लॉक फंक्शन की भी वही टर्म ली है जो वन डायमेंशन में है, एक्स डायमेंशन में ली हुई है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये साई आपके पास वेव फंक्शन है, और यू के जो है ये पीरियोडिक फंक्शन है, यही पीरियोडिसिटी को शो कर रहा है। और एक्सपन ये आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म है, ठीक है। हाँ, यू के एक्स इज द पीरियोडिक फंक्शन इन एक्स पे पीरियोडिसिटी है। और अब हम क्या करेंगे कि अब हमने ये वेव फंक्शन एज्यूम कर लिया है कि हमारे पास यहाँ पे जो पीरियोडिक पोटेंशियल है जो वेरी कर रहा है पीरियोडिसिटी के साथ विद क्रिस्टल लेटिस, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हमने इस इक्वेशन में इसकी जो वैल्यू आ गई है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इन इक्वेशंस में हमने डालना है जो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसका दो बारी डेरिवेटिव लेंगे, इधर इंसर्ट करेंगे, इसकी ये वाली वैल्यू इंसर्ट करेंगे, सेम इधर भी करेंगे। तो हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। पहली दफ़ा हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ ये फॉर्म बन जाएगी। ये टर्म आप बाहर रखेंगे, ठीक है, इसका आप डेरिवेटिव ले लेंगे। अगेन आपने ये वाली टर्म बाहर रखी और अब इसका डेरिवेटिव ले लिया, इसका डेरिवेटिव लिया तो आपके पास कुछ ये टर्म बन गई थी। यहाँ पे आपके पास आयोटा नीचे आ जाएगा, के इधर आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव सेम एज इट इज़ वो आ जाता है, वो आके आपके पास। अब अपने इसका सेकेंड टाइम फिर लेना है, क्योंकि जो आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन थी उसमें दो बार डेरिवेटिव था। तो आप क्या करेंगे कि अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे, और वो कैसे लेंगे, इस टर्म का लेंगे। ये तो एक साइड पे इसको एक दफ़ा रखा, ये डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। अगेन इसको एक साइड रखेंगे और फिर इसका लेंगे, इसको एक साइड रखा तो इसका लिया, तो आयोटा की ये टर्म बन जाएगी आपके पास। यहाँ पे आप लेंगे तो आपके पास क्या टर्म बनेगी,
यहाँ पे बहुत सिंपल है, ये इसको आप साइड पे रखेंगे, ठीक है, यानी यू के जो आपके पास पीरियोडिक फंक्शन है इसे साइड पे रखेंगे और इस टर्म का आपने लेना है डेरिवेटिव। तो इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर जो होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस इसीलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पे दूसरी बार डेरिवेटिव लेने से आयोटा स्क्वायर हुआ तो माइनस, और के एक बार था, एक बार दोबारा डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आई के जो एक बार था वो दोबारा क्या हुआ, फिर आई के आया, और फिर ये साथ आपके पास एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही है, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर तो आपके पास -1 दे देगा, बाकी के स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्सपोनेंशियल टर्म आपके पास यही बन जाएगी। फिर इसका भी जाहिर है हमें इसका भी 2 बार डेरिवेटिव लेना था, एक दफ़ा इस टर्म का और एक दफ़ा इस टर्म का। तो इसका तो हम ले चुके हैं, अब इसको कांस्टेंट रखेंगे और इसका लेंगे, तो वो du/dx आ जाएगा और बाकी सारी टर्म वैसी की वैसी। तो मज़ीद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई भी करेंगे, और साथ ही हमने अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 6 है इसको इंसर्ट कर देना है हमने इक्वेशन नंबर 3 में, यानी कि इस इक्वेशन में हम डाल देंगे ये वाली वैल्यू और ये इधर, तो हमारे पास क्या बन जाएगी वैल्यू, वो आप देखें आपके पास 6 को जब हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो आपके पास ये सारी टर्म आप देखें यहाँ पे आ गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने लिख ली, ठीक है। और साथ आपने क्या किया, यानी ये इस सारी की जगह ये आ गई, फिर प्लस अल्फा स्क्वायर और फिर साई था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास प्लस अल्फा स्क्वायर और साई की वैल्यू ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन जो है, पीरियोडिक पोटेंशियल फंक्शन जो है वो ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे कि हम अपना जो पहली टर्म है इसके साथ हम 1 लाना चाहते हैं, तो हमने ये टर्म जो है डिवाइड कर देनी है। इसको ख़त्म करने के लिए हमें एज ए होल सबके नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, सबके नीचे डिवाइड करके हम इसे दूसरी साइड इक्वेशन ले जाएंगे जो 0 से मल्टीप्लाई होगी और अगेन उसे 0 बना देगी। तो ये नीचे डिवाइड करना है हमने, ठीक है, एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स टर्म से। तो हमारे पास क्या हुआ, ये वाली टर्म जो है ये कट गई, सिर्फ आयोटा के रह गया, यहाँ पे भी कट गई, माइनस के सिर्फ यू रह गया, यहाँ पे भी ये वाली टर्म खत्म हो गई, यहाँ पे भी ये वाली टर्म खत्म हो गई, और एक सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास आ गई है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ टर्म एक जैसी हैं जिनमें से कॉमन ले सकते हैं हम, तो वो हम ले लेते हैं, डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपके पास, डी यू बाई डी एक्स। अब आप क्या करेंगे, ये दोनों ऐड हो सकती हैं टर्म, क्योंकि सेम टर्म है, तो ये 2 आयोटा के डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और यू जो पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक पोटेंशियल फंक्शन, ये बाहर आ जाएगा, और ये आपके पास इक्वल्स टू 0, आपके पास इक्वेशन नंबर 7 बन जाएगी, ठीक। फिर सेम आपने इक्वेशन नंबर 6 जो आपकी दूसरी इक्वेशन थी दूसरे रीजन के लिए, ये वाले इसके लिए इंसर्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है कि डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर की जगह आप इंसर्ट करेंगे, माइनस बीच में आएगा, फिर बीटा स्क्वायर और साई आ जाएगा, तो वो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। देखते हैं हमारे पास क्या इक्वेशन नंबर 4 बनेगी, वो ये बन जाएगी आप, ठीक है। यानी उसके अंदर आप इंसर्ट करेंगे, स्टेप्स आप खुद खोल के कर लीजिएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से 7 और 8 आपके पास इक्वेशन आ गई हैं। यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं, फिर u1 एंड u2 रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ uk ऑफ एज ए फंक्शन ऑफ x इन द इंटरवल, यानी ये इन दोनों के बीच के इंटरवल की वैल्यू है, ठीक है। ये दोनों रीजन की इक्वेशंस आई हैं, और इन जनरल इनके सोल्यूशंस जो होंगे ना वो कैसे होंगे, u1 और u2 इन दोनों इक्वेशंस के हमारे पास सोल्यूशन होंगे, इन्हीं दोनों इक्वेशन के जनरल सोल्यूशन। तो उनका कुछ एक्सप्रेशन इस तरह से होगा, यानी जो हमारे पास रीजन 1 का होगा उसकी एक्सप्रेशन ये बनेगा, U2 का जो रीजन 2 होगा उसका जो होगा सोल्यूशन वो ये होगा U2, और इनके कांस्टेंट डिफरेंट हैं इनकी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली। जैसे आप पहली इक्वेशन में देख रहे हैं कि सिर्फ अल्फा था, तो यहाँ पे आयोटा अल्फा माइनस के होगा, और अल्फा प्लस के साथ होगा सिंपल, यहाँ पे बीटा माइनस आयोटा के और बीटा प्लस आयोटा के बन रहा होगा, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, ऊपर भी एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, ये आपके पास दोनों रीजन की जो है जनरल सोल्यूशन बन गए, ये आप निकाल सकते हैं सोल्यूशन इनके। तो इनकी जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ ऐसे होंगे, और कांस्टेंट्स जो होंगे आपके पास ए बी सी डी कांस्टेंट हैं जो आपने फाइंड करने हैं, ए बी सी डी कांस्टेंट डिटरमिन, इनका फाइंड करके आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बाउंड्री कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। और बाउंड्री कंडीशन आपके पास क्या होंगी,
बाउंड्री कंडीशन कुछ इस तरह है आपके पास, ये उसकी बाउंड्री कंडीशंस हैं। तो यहाँ से ही आगे हम देखते हैं, देखें u1 एज ए आप करेंगे एज ए फंक्शन ऑफ जीरो, यानी जीरो पे किसके इक्वल होना चाहिए, u2 जीरो के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और सिंपल आप इनका डेरिवेटिव लेंगे, x इक्वल टू जीरो पे du बाई डी एक्स भी x इक्वल टू जीरो पे इक्वल होना चाहिए, ये इसकी पहली कंडीशन है। सेम अगर आप u1 a पोजीशन पे और u2 माइनस b पोजीशन पे, और इसी तरह डेरिवेटिव में एक्स ए और एक्स माइनस बी, यानी ये एक जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो ये कॉन्टिन्यू इक्वेशन शो करता है कि आपके पास दोनों कॉन्टिन्यूज हैं, यानी कि आप क्या करें, ए पोजीशन पे और माइनस बी पे ले रहे हैं कि ये कॉन्टिन्यूज हैं, ठीक है। और ये देखें आपके पास जो बाउंड्री कंडीशंस अभी हमने बताई हैं, ये आपके पास इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ए बी सी डी जो हमने जनरल सोल्यूशन निकाले हैं उनमें से ए बी सी डी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं इन बाउंड्री कंडीशंस को लगा के, ठीक है। Question number 11 correspond to the requirements that wave function psi and its derivative and hence u and du by dx must be continuous। अगर वो continuous हैं तो उनके लिए ये बाउंड्री कंडीशन होंगी, ठीक है, और ये इसको फुलफिल करेंगी। Where is the condition 12 correspond to the requirement of periodicity। पहली जो आपके पास इक्वेशन है, यानी ये जीरो जीरो शो किया हुआ है, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन शो कर रही है आपके पास ये बाउंड्री कंडीशन कॉन्टिन्यूस होने को शो कर रही है, ठीक है, साई और डी साई बाय डी एक्स को और यू और डी यू बाई डी एक्स को। सिमिलरली आपके पास सेकंड जो इक्वेशन है, जैसे ये है ए और माइनस बी का, तो ये प्रोडिसिटी को शो कर रही है कि आपके पास, जैसे मैंने अभी स्टार्ट पे बताया था कि एक आयन है दूसरा आयन है, इसके बीच तीसरा, अगर आप लेटेस्ट पॉइंट्स ले रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट लेटेस्ट पॉइंट्स हैं, यानी एक इधर आयन पड़ा हुआ है, फिर ये लेटेस्ट कांस्टेंट होगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट, तो हम देखेंगे आयन पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू की पोटेंशियल की, फिर इंक्रीज हुई, फिर यहाँ पे डिक्रीज हुई, फिर जो है इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई। तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, पोटेंशियल क्या है आपके पास, पीरियोडिक है, यानी एक टाइम के बाद वो क्या करता है, खास पोजीशन के बाद रिपीट कर रहा है अपने आपको, तो ये आपके पास पीरियोडिसिटी है। तो यहाँ पे ये यही कंडीशंस जो है ये इसको सेटिस्फाई करेंगी, और इसी के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास जो है ए बी सी डी जो कांस्टेंट आए हैं जनरल सोल्यूशन में, उनकी वैल्यू क्या है। अप्लाइंग दीज बाउंड्री कंडीशंस टू 9 and 10 वी ऑब्टेन द फॉलोइंग 4 लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस। हम चार होमोजेनियस इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।